हेलो दोस्त। इससे पहले मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास का 8 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और यह मेरा 9वां लेक्चर होगा, जो होगा आपको मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 यानी अशोक से। तो आइए देरी नहीं करते हैं, देखते हैं। और यह नोट्स जो है ना, वो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना रोशन आनंद सर के द्वारा जो फाउंडेशन बैच में नोट्स लिखाया गया सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल में UPSC का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के नोट्स से ही सिर्फ 5 क्वेश्चन आया था। और UPSC का कट ऑफ इस बार कितना गया है? अगर 40 क्वेश्चन आप सही किए हों तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और आइए बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक की बात करें तो अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व है। और अशोक मौर्य वंश के एक ऐसे शासक है जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किए। कुछ स्रोतों यहाँ तक भी बताता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किए हैं। और अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। और अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी थी और जिन्हें धर्मा भी कहा जाता था, धर्मा। तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। और अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी थी और जिन्हें धर्मा के नाम से भी जाना जाता था। और इनके पिता, अशोक के पिता बिंदुसार थे। और अशोक के 5 पत्नी थे। 5 पत्नी थी देवी, कारुबाकी, असंहिता, तिस्यारक्षा और पद्मावती। देवी, कारुबाकी, असंहिता, तिस्यारक्षा और पद्मावती। अशोक अपनी पत्नी कारुबाकी से उसकी दयालु स्वभाव होने के कारण काफ़ी प्रभावित था। तो अशोक अपनी पत्नी कारुबाकी से उनकी दयालु स्वभाव होने के कारण काफ़ी प्रभावित था। अशोक प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपने जनता को संबोधित किया। यह अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है, तो उनके द्वारा जारी किए गए अभिलेख। और अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पैंथेलर ने किया था। 1750 में। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को लगी है। ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को ही लगी है। और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछ दिया है कि पूछा ऐसा इस तरह से कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे लगी है? जेम्स प्रिंसेप को लगी है 1837 में। और ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को ही मिली है। अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए देव नाम प्रियदर्शी यानी देवता का प्यारा का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के उदयगोलन, मौस्की और नेटूर अभिलेखों में अशोक के लिए अशोक शब्द आया है। तो किस अभिलेख में अशोक के लिए अशोक शब्द आया है? गुर्जरा, मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के उदयगोलन, मौस्की और नेटूर अभिलेखों में अशोक के लिए अशोक शब्द आया है। राजस्थान के भाबरू या बैराट अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया है। राजस्थान के भाबरू या बैराट अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया है। भाबरू अभिलेख ही हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि अशोक ने बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन स्वीकार किया था। भाबरू अभिलेख ही हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि अशोक ने बुद्ध धम्म संघ की अभिवादन स्वीकार किया था। अब आइए देखते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर वहाँ के शासक नंदराज को पराजित किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ जिसने अशोक के हृदय
को परिवर्तित कर दिया और फिर अशोक युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपनाया। और कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग युद्ध, यह युद्ध आपको 261 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक नंदराज को पराजित कर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ जिससे अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया और फिर अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। और इस युद्ध के बाद अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने भेड़ी घोष, यहाँ गलती हो गई, भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया। इसकी चर्चा अशोक के चौथे बृहद शिलालेख में देखने को मिलती है। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें बृहद शिलालेख में है। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें बृहद शिलालेख में है और भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया। इसकी चर्चा चौथे शिलालेख में है, चौथे। और कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में है। अशोक का धार्मिक जीवन। अशोक अपने जीवन के शुरुआती दौर में ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से लिया। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अपना अलग अलग दूत मंडल भेजा। जैसे क्षेत्र है और व्यक्ति है। श्रीलंका में महेंद्र एंड संघमित्रा को, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को, कर्नाटक में महादेव, म्यांमार में सोना एंड उत्तरा, हिमालयी क्षेत्र में मंझिम, कश्मीर या गंधार में मंझांतिक, यवन देश में महाशक्ति, महारक्षित। श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा, महाराष्ट्र महाधर्मरक्षित, कर्नाटक महादेव, म्यांमार सोना एंड उत्तरा, हिमालयी क्षेत्र मंझिम, कश्मीर और गंधार, मध्यांतिक, यमन में महारक्षित। अशोक भले ही बौद्ध धर्म को अपना लिया हो, लेकिन देवता में उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उनकी अधिकतर अभिलेखों में देव नाम के जैसे शब्द आया है। अशोक ने बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, यानी अशोक के समय ही बौद्ध धर्म का गमन नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में हो गया था। अशोक ने बिहार के जहानाबाद के बराबर पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के संतों के रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने बिहार के जहानाबाद के बराबर पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के संतों के रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। पहला है लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा। लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा। अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कानूनों का एक संहिता प्रस्तुत किया, जैसे कि अशोक का धम्म कहा गया। धम्म की परिभाषा अशोक ने बौद्ध ग्रंथ राहुलोपातसूत्र से लिया है। अशोक ने धम्म की परिभाषा अशोक ने बौद्ध ग्रंथ राहुलोपातसूत्र से लिया। अशोक के धम्म नीति के मूल में आत्मनियंत्रण और स्वनियंत्रण है। अशोक अपनी धम्म नीति की व्याख्या करते हुए सत्यवादिता, मृदुता, पवित्रता, दया भाव, दान भाव इत्यादि को धम्म नीति का अंग माना। अशोक धम्म नीति की व्याख्या करते हुए सत्यवादिता, मृदुता, पवित्रता, दया भाव और दान भाव इत्यादि को धम्म नीति का अंग बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया का यात्रा किया और 20वें वर्ष लुम्बिनी का यात्रा किया।
इसी क्रम में अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा किया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया और इसी यात्रा क्रम के दौरान अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया। अब अशोक के अभिलेखों को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख: अशोक ने पत्थरों पर लेख लिखवाकर जो आदेश दिया करते थे उसे ही शिलालेख कहा गया। अशोक ने पत्थरों पर लेख लिखवाकर जो आदेश दिया करते थे उन्हें ही शिलालेख कहा गया है। शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं: बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख की संख्या कुल 14 है, जो निम्न है। प्रथम बृहद शिलालेख। इसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है तथा यह भी घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। अशोक प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है। अशोक ने प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है और प्रथम शिलालेख में ही अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं, सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। और अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में पशु बलि पर पूर्णतः रोक लगा दिया। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में पशु बलि पर पूर्णतः रोक लगा दिया और मिस्र के शासक तुर्मय के भांति अशोक ने शांतिवादी और अहिंसक नीति को अपनाया। मिस्र के शासक तुर्मय के भांति अशोक ने शांतिवादी या अहिंसक नीति को भी अपनाया। अब द्वितीय बृहद शिलालेख है। इस शिलालेख में इस बात की चर्चा है कि अशोक ने पशु चिकित्सालय और मानव चिकित्सालय का निर्माण करवाया। साथ ही साथ अशोक के समकालीन पड़ोसी राज्य चेर, चोर और पांड्य की भी जानकारी द्वितीय बृहद शिलालेख से मिलती है। तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा थी और प्रथम शिलालेख में ही अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं और द्वितीय बृहद शिलालेख में अशोक ने पशु चिकित्सालय और मानव चिकित्सालय की स्थापना करवाया और द्वितीय बृहद शिलालेख में चेर, चोल, पांड्य का भी जिक्र है। भारत में प्रथम शासक अशोक हुआ जिसने अस्पताल का निर्माण करवाया। तृतीय बृहद शिलालेख। इसमें अशोक ने अपने अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य का दौरा करने को आदेश दिया। तृतीय बृहद शिलालेख में अशोक ने अपने अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य का दौरा करने का आदेश दिया और अशोक के साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 हुआ करती थी: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, आपको उसके बाद कलिंग, अवंती और मध्य प्रांत। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, अवंती और मध्य प्रांत। अशोक के साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 हुआ करती थी: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, अवंती और मध्य प्रांत। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग का तोसली और अवंती का उज्जैन और मध्य प्रांत का पाटलिपुत्रा। चतुर्थ शिलालेख। इसमें अशोक ने भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की। चतुर्थ बृहद शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की। चतुर्थ बृहद शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की। पांचवा बृहद शिलालेख। इसमें धम महामात्र की नियुक्ति है। पांचवा बृहद शिलालेख में धम महामात्र की नियुक्ति है तथा मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा बृहद शिलालेख में ही मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन है। छठा बृहद शिलालेख। इसमें अशोक के द्वारा दी गई आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख है। इसी शिलालेख में अशोक यह घोषणा करते हैं कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे अंतःशाला में अपनी रानी के साथ विश्राम ही करता रहूं,
तो भी हमारे महामात्र जनहित से संबंधित मुकदमा के समाधान हेतु हमसे आकर मिल सकती है। तो छठा बृहद शिलालेख में यह कहा गया है, अशोक ने यह कहते हैं कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे अंतःशाला में अपनी रानी के साथ विश्राम ही करता रहूं, तो फिर भी हमारे महामात्र जनहित से संबंधित मुद्दा से समाधान हेतु हमसे आकर मिल सकते हैं। सातवां बृहद शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। सातवां बृहद शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। आठवां बृहद शिलालेख अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद गौतम के जीवन से जुड़े स्थल जैसे कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि जैसे स्थलों की जो तीर्थ यात्रा की उस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आठवां बृहद शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद गौतम के जीवन से जुड़े स्थल जैसे कि लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कपिलवस्तु इत्यादि जैसे स्थलों की जो तीर्थ यात्रा की उसी विषय में जानकारी आपको आठवीं बृहद शिलालेख में है। नौवां बृहद शिलालेख अशोक ने अपने समकालीन राजाओं से जो शिष्टाचार मुलाकात की, उन्हें उपहार भेंट प्रदान किए, इस विषय में जानकारी नौवीं शिलालेख में। 10वां बृहद शिलालेख अशोक राजा सहित अपने सभी पदाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो हमेशा प्रजाहित के विषय में सोचें। यह बात आपको 10वां बृहद शिलालेख में कहा गया। 10वां बृहद शिलालेख में कहा गया है अशोक राजा सहित अपने सभी पदाधिकारियों को यह आदेश दिए हैं कि वे हमेशा प्रजाहित के विषय में सोचें। 10वां शिलालेख में 11वां बृहद शिलालेख इसमें धम्म नीति घोषणा है। 11वां बृहद शिलालेख में धम्म नीति घोषणा है। 12वां बृहद शिलालेख में धम्म के प्रचार को लेकर अशोक ने जो स्त्री धम्म महामात्र की नियुक्ति की है उस विषय में जानकारी प्राप्त होती है तथा अशोक ने जो सर्वधर्म संभव की बात की है उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है 12वां शिलालेख से। 13वां शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है तथा अशोक के समकालीन जो पड़ोसी राज्य चेर चोल पांड्य थे उनका भी जिक्र है। कलिंग युद्ध का जिक्र 13वां बृहद शिलालेख में है और चेर चोल पांड्य का जिक्र भी 13वां शिलालेख में। दूसरा और 13वां दोनों बृहद शिलालेख में अशोक के समकालीन पड़ोसी राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, चेर चोल पांड्य। 14वां बृहद शिलालेख इस शिलालेख के माध्यम से अशोक ने अपनी जनता को धार्मिक जीवन जीने को प्रेरित किया है। 14वां बृहद शिलालेख के माध्यम से अशोक ने अपनी जनता को धार्मिक जीवन जीने को प्रेरित किया। 14वां बृहद शिलालेख के माध्यम से अशोक ने अपने जनता को धार्मिक जीवन जीने को सलाह दिया है। अब आइए देखते हैं लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख की संख्या सैकड़ों में है। इसमें कुछ प्रमुख शिलालेख है और उसका प्राप्ति स्थल भी है। इसका ट्रिक है शाम को जो सोए वह गधा, शाम को जो सोए वह गधा। जबकि इधर शिलालेख है और इधर प्राप्ति स्थल है, कहाँ से प्राप्त हुआ था। ऐसे की बात की है तो शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। मानसेरा हजारा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। कालसी देहरादून उत्तराखंड, जोगढ़ उड़ीसा, सपारा महाराष्ट्र, एरगुरी आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, गंजाम उड़ीसा, गिरनार गुजरात, धौली उड़ीसा, अरोरा मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश, सासाराम बिहार, मौसकी कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, भाबरू राजस्थान। तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं छोटा करके। शहबाजगढ़ी पेशावर, मानसेरा हजारा, कालसी आपको उड़ीसा कालसी देहरादून, जौगढ़ उड़ीसा, सपारा महाराष्ट्र, एर्राकुरी आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, गंजाम उड़ीसा, गिरनार गुजरात, धौलीगंगा उड़ीसा, अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, सासाराम बिहार, मौसकी कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, भाबरू राजस्थान। अशोक के अधिकतर अभिलेखों भारत से मिले हैं जिसमें प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के अधिकतर अभिलेख भारत से मिले हैं इसमें प्राकृतिक भाषा
प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और यही लिपि आधुनिकतर रूप में देवनागरी लिपि कहलाई। पाकिस्तान से जो अशोक की लिपि मिली है उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी लिपि का, और खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ईरानी आक्रमण होने से अब भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है। ईरानी आक्रमण होने से भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। ईरानी आक्रमण से स्तंभ लेख या गुहा लेख, अशोक के स्तंभ लेख और गुहा लेख में भी ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। अशोक के स्तंभ लेखों को भी दो भागों में बांटा गया, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेखों की कुल संख्या 7 है तथा सांची, रूमीदई इत्यादि लघु स्तंभ लेख है। अशोक का एक स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के मेरठ से तथा एक स्तंभ लेख हरियाणा के टोपरा में स्थित था। इन दोनों स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। अशोक का एक स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के मेरठ में तथा एक स्तंभ लेख हरियाणा के टोपरा में स्थित था। इन दोनों स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। अशोक का एक स्तंभ लेख कौशाम्बी में था। इसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया। अशोक का एक स्तंभ लेख कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया। अशोक की पत्नी कारूबाकी के द्वारा दिए जाने वाले दान की चर्चा प्रयाग और कौशाम्बी स्तंभ में देखने को मिलता है, जिस कारण इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। प्रयाग और कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः प्रशासनिक आदेश की चर्चा है, लेकिन रूमीदई अभिलेख में आर्थिक की चर्चा है। अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः प्रशासनिक आदेश की चर्चा है। अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः प्रशासनिक आदेश की चर्चा है, लेकिन रूमीदई अभिलेख के विषय में आर्थिक चर्चा है। अशोक के अभिलेख जो अफगानिस्तान के कंधार से मिले हैं उसमें ग्रीक और अरमाई की लिपि का प्रयोग किया गया। शासन प्रशासन करते हुए अंततः अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हो गया, लेकिन अशोक ने अपनी नीतियों के तहत भारत के नाम वैश्विक पटल पर दर्ज करवाया। अशोक ने सम्राट की भी उपाधि धारण की। और अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुणाल बना। तत्पश्चात मौर्य वंश का अगला एक शासक दशरथ बना, जिसने अशोक के भांति देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की तथा आजीविकों के रहने हेतु गया के नागार्जुन पहाड़ी में तीन गुफाओं का निर्माण करवाया। वही मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त हुए, जिसकी हत्या उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर डाली और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की नींव डाली। तो यह पूरा अशोक का इतिहास हुआ। और इसके बाद मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश का तीसरा लेक्चर लेके आया है। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।